हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस आर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आजकल हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, हाल फिलहाल एग्जाम यानी 2023 में जो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुई थी, लेटेस्ट पैटर्न के जो सेट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने कई सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड भी करा दिए हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से समझाया है। आपकी डेली जो लाइव के एग्जाम्पल्स हुए हैं उनसे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है हमने। आप जाकर देखिए, हमें पूरी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो इंग्लिश पेडागोजी है। इसका जो पैसेज का पोर्शन होता है उसको हम अपने पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमने बड़े बड़े पैसेज को ट्रिक्स के माध्यम से आपको, कहने का मतलब कीवर्ड्स छांट कर बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखाया है। कभी कभी होता है कि पूरे पैसेज की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई सारे लोगों के लिए। तो किस तरह से आप बस कुछ चीजों का ध्यान रख के पैसेज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने आपको वहां पर बताया है। आज का जो पोर्शन है ये 15 क्वेश्चन का है पेडागोजी सेक्शन से। पेडागोजी के बारे में आपको एक बात पता होगी कि चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन जो उसका पेडागोजी पोर्शन रहता है लगभग वो सेम कॉन्सेप्ट का होता है। यहाँ पर कुछ टर्म्स का केवल डिफरेंट होता है। तो इस जो इंग्लिश का पेडागोजी 15 नंबर्स का है, ये आपकी एक जनरल ओवरव्यू आपका तैयार करेगा अन्य पार्ट्स के लिए भी। तो इसको देखिए, हमने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, a teacher believes that free writing will help her students to strengthen their language skills. Free writing can be understood as writing. यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है, और टीचर बिलीव, एक अध्यापक ही समझता है कि अगर फ्री राइटिंग कराई जाए विल हेल्प हर स्टूडेंट, जो उसकी स्टूडेंट्स की मदद करेगी टू स्ट्रेंथन दियर लैंग्वेज स्किल्स, उनकी भाषा की जो क्षमता है उसमें वो निखार लाएगी, उसको वृद्धि करेगी। तो फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज, तो हम फ्री राइटिंग को किस वे में समझते हैं, कहने का मतलब है फ्री राइटिंग एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, टीचर ऐसा कंसीडर करता है। तो क्यों, क्या बात है ऐसी, पहले तो समझिए फ्री राइटिंग होती क्या है। जब हम फ्री राइटिंग के लिए कहते हैं किसी को, तो उसका मतलब है वो अपने स्वच्छंद विचारों को लिख सकता है। मतलब वो किसी रूल्स में, स्ट्रक्चर में और किसी तरह के नियमों में बंधा हुआ नहीं होता है। वो अपने जो भी उसके ब्रेन में एक स्टॉर्म करके या ब्रेन में जो भी विचार आते हैं उनको वो अपने कायदे से लिख सकता है। इस तरह के लिखने को क्या कहते हैं, फ्री राइटिंग कहते हैं। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि फ्री राइटिंग क्या होती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसको किस तरह से समझा जाना चाहिए। दैट इज टेकन फ्रॉम फ्री सोर्स, ऐसी राइटिंग जो फ्री सोर्स से ली जाए। फ्री सोर्स मतलब इंटरनेट से सर्च कर लो, कोई बुक्स ऐसी हो जो ऐसे ही अवेलेबल हो, तो ये तो कोई मतलब नहीं हो ना। फ्री राइटिंग का कॉन्सेप्ट ही हमने आपको बता दिया है, जो स्वच्छंद तरीके से आप लिखो, जिसके बारे में आप सोच सको कि आपको क्या लिखना है, आप किसी बंधन में बंधे हुए ना हो। ठीक है, अगला है दैट इज बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग, जो फ्री ड्राइंग पे बेस्ड होती है, बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग, वो सब कुछ नोट डाउन करने पे डिपेंड होती है, उस पर बेस्ड होती है। दैट कम्स टू माइंड, जो भी दिमाग में हमारे आता है, विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स, बिना नियमों की चिंता किए हुए, जो भी हमारे दिमाग में आता है उसको हम नोट डाउन कर लें, ऐसी राइटिंग को ही क्या कहते हैं, फ्री राइटिंग कहते हैं। और अब तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल इसको देख लेते हैं। दैट इज प्लांट, जो प्लांट होती है, प्लांट बिल्कुल नहीं होती है। रिटन फॉर अ फ्री सोर्स, जो फ्री सोर्स के लिए लिखी जाती है। बी द फोकस एंड कंसर्न ऑन ग्रामेटिकल, यहीं से गलत हो जाता है कि ग्रामर को कंसर्न करके लिखी जाती है, तो हमने पहले ही बता दिया था आपको, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिलने के बाद भी लगभग अगर हमें क्लियर आंसर मिल भी जाएगा तब भी ऑप्शन पूरे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द स्टेप्स टू द राइटिंग प्रोसेस। अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, राइटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं। अगर आपको लिखना है कुछ भी चीज, तो उसका एक जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, बिगिन विद पब्लिशिंग, क्या वो पब्लिशिंग से शुरू होता है। आपको लगता है कि पब्लिशिंग से कोई राइटिंग शुरू होती होगी, बिल्कुल भी नहीं होती होगी, ये तो बिल्कुल लेटर पार्ट होता है। आगे देखते हैं, एंड विद माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आप जानते होंगे शायद, जब किसी चीज के बारे में, माइंड मैपिंग को समझ लीजिए, जब किसी चीज के बारे में एक खाका हम तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चरल वे में पॉइंट्स लिखते हैं, है ना, एक आउटलाइन आप तैयार करते हैं, तो
तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। कहते हैं हम माइंड मैपिंग बना रहे हैं, सपोज किसी को स्पीच देनी है तो वो अपने कुछ कीवर्ड्स लिख लेगा, तो वही उसके लिए किसका काम करेंगे, माइंड मैपिंग का काम करेंगे। तो ये बात हो गई। क्या ये माइंड मैपिंग पर खत्म होती है? तो माइंड मैपिंग तो शुरुआती हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को डिलीवर करने से पहले अगर हम कुछ बना रहे हैं, एक खाका तैयार कर रहे हैं, तो ये एंड तो नहीं हो सकता, तो यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे है बिगिन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग। पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग समझिए होता क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब क्विक करके सडनली आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उनको आप एक एक कहते हैं ना, किसी टॉपिक पर आपके अंदर एक आइडिया आया, तो जो आइडिया आता है उसे ही क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, है ना। ये एक विचार होता है जिसको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया होता है, इसे ही क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो जब ब्रेन, अब इसको अगर देखें तो एक प्रोसेस जो राइटिंग का बनता है वो ये बनता है, किसी की भी दिमाग में सबसे पहले क्या होती है, किसी चीज को लेके या किसी टॉपिक को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उसके बाद उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के अकॉर्डिंग वो अपना क्या करता है, माइंड मैप करता है। अगर ये अगली बार क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप किस तरह से करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना माइंड मैपिंग करता है। माइंड मैपिंग के बाद वो राइट डाउन करता है, उसको लिखता है, उस चीज को जो भी उसको लिखना होता है। और लास्ट इसके बाद आता है रिव्यू। जब भी आप कोई चीज लिख लेते हो, कोई चीज तैयार कर लेते हो, तो एक बार उसको रिव्यू करते हो कि जिस पर्पज के लिए आप इसको लिख रहे हो क्या वास्तव में उस पर्पज को ये फुलफिल कर रही है। तो इसके बाद आएगा आपका क्या आएगा, रिव्यू आएगा। और रिव्यू के बाद आप उस चीज को आप पब्लिश कराइए, कुछ भी करवाइए, दैट इज डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि माइंड मैपिंग क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, रिव्यूइंग क्या होती है, और किस तरह से राइटिंग के प्रोसेस या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आप समझ चुके होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रीडिंग टेक्निक, कौन सी रीडिंग टेक्निक ऐसी है, इज यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। अगर हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो कौन सी रीडिंग टेक्निक अपनाई जाएगी। न्यूज़पेपर आप सभी पढ़ते होंगे, ठीक है, स्टूडेंट होने के नाते हम सभी लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर कौन सी टेक्निक होती है एक न्यूज़पेपर पढ़ने की, है ना। आप भी जानते होंगे किताब पढ़ने की एक अलग तरीके का होता है, अगर आपको बुक पढ़नी है, अगर आपको कोई नॉवेल पढ़ना है तो उसका तरीका अलग होता है। तो वही बात यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो इनमें से कौन सा तरीका होगा। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा पढ़ो, है ना। कैसा, कोई लॉन्ग टेक्स्ट आप पढ़ो, लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ो और उसको पढ़ते ही जाओ, मतलब कह सकते हैं बुक आफ्टर बुक, बुक आफ्टर बुक। तो इस तरह से किताब के बाद किताब, आपने नॉवेल सीरीज खत्म कर दी पढ़ पढ़ के, आपने किसी भी चीज को लिया तो उसका पूरा इधर से शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ डाला, तो उस तरह के पढ़ने को क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। जब आप उसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। आई थिंक ये क्लियर आपको हो गया होगा। कोई आपको कोई आपने नॉवेल पढ़ा है, कोई कॉमिक बुक ली है, या किसी भी तरह का बायोग्राफी किसी की आपने उठा ली, तो ये सब किसमें आएगी, एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगी। आगे आती है डिटेल रीडिंग। डिटेल रीडिंग क्या होता है, जब आप किसी चीज को पढ़ें और उसके एक एक पॉइंट का पता लगाएं, भले ही वो उस जगह ना भी मिले फिर भी आप दूसरी सोर्स से भी उसको पता लगाने की कोशिश करें। तो जब पूरे पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज को पढ़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं। ठीक है, आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग क्या होता है, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जब किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं सर्च करना चाहते हैं, कहीं पर सर्च करना चाहते हैं, तो आप किस प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं, स्कैनिंग को यूज कर रहे होते हैं। मतलब आपने अपना नाम देखना है, कई सारी लिस्ट में कई सारे लोगों के नाम है, आपको अपना नाम सर्च करना है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, स्कैनिंग करोगे। स्कैनिंग का मतलब आप देखोगे जल्दी जल्दी कि हमारा नाम कहां पर है। तो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए आप जिस प्रोसेस को यूज करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। स्कैनिंग दूसरा, इसको हम दूसरे एग्जांपल से ऐसे और समझा सकते हैं, जब आप कंप्रहेंशन पैसेज कर रहे होते और आपके पास समय कम बचा होता है, किसी आंसर को आप ढूंढ रहे होते, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें कुछ आपको वर्ड्स मिल जाते हैं कि वो वर्ड्स आपको जहां कहीं भी पैसेज में मिलेगा आप वहीं से आंसर अपना निकाल लोगे। तो उस तरह के ढूंढने को क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। बाकी स्कैनिंग का एक जनरल मीनिंग आप सभी को पता है, जब किसी चीज को हम स्कैन करते हैं। ठीक है, स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग, यही इसका आंसर हो जाएगा, स्किमिंग। स्किमिंग मतलब होता है जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप ओवरव्यू किसी का लेते हैं। क्या लेते हैं, आप किसी चीज का ओवरव्यू लेते हैं, आप डिटेल में नहीं जाते हैं,
आप उसको सरसरा देखते हुए जाते हैं, एक आपके दिमाग में आइडिया होता जाता है। जैसे न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहा है तो उसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। हम न्यूज़पेपर सुबह उठाते हैं मॉर्निंग में, तो पहले पेज की हेडिंग देखी, फिर दूसरे पेज पे अपने सिटी की खबरें देखी, उस पेज में अगर कुछ हमें लगा तो एक दो लाइन उसमें पढ़ ली, आगे चल के स्पोर्ट में कुछ देख लिया। तो कहने का मतलब हम देख तो पूरा रहे हैं लेकिन अपने काम की चीजें देख रहे हैं। तो जब आप अपने काम की चीजें देखो तो इस तरह के पढ़ने को क्या कहते हैं, स्किमिंग। आप कुछ ढूंढ नहीं रहे हो, आप अपने काम की जो भी जरूरी चीजें उनको पढ़ रहे हो, तो इस तरह के पढ़ने को क्या कहा जाता है, स्किमिंग कहा जाता है। आई थिंक ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला होगा अ टीचर ऑफ क्लास 6, एक क्लास 6 का टीचर है, इंगेजेस हर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को इंगेज करता है इन प्री रीडिंग, इसमें प्री रीडिंग में इंगेज करता है एक्टिविटी। ठीक है, दिस विल हेल्प। पहले तो समझिए प्री रीडिंग एक्टिविटी होता क्या। प्री रीडिंग एक्टिविटी जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, जो कुछ भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं उससे पहले जो भी टीचर एक्टिविटी करवाता है इसको प्री रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। होती क्या है, जैसे आपने ग्रुप डिस्कशन करा दिया, थोड़ा सा आप कोई अपना टॉपिक लेके आए, जैसे सोलर सिस्टम पढ़ाने आए तो आपने थोड़ा सा डिस्कशन करा दिया कि आप बताइए ये सब आपको जो रात में दिखते हैं ये क्या है, या हम लोग जो रहते हैं ये सब क्या है। तो आपने एक डिस्कशन करा दिया। आप इस तरह से डिस्कशन कराते हैं कि जितना उनको मालूम है उससे आप घुमा के और पूर्व ज्ञान से सीधा अपने टॉपिक को जोड़ने के लिए जितनी एक्टिविटी करवाते हैं उन पूरी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, प्री रीडिंग एक्टिविटीज कहते हैं। यहां पर आप उसको आगे पढ़ने के लिए उसका एक माइंड मैप भी बना रहे होते हैं, है ना, उसको माइंड मैप भी बना रहे होते हैं कि आपको बेसिकली आपका दिमाग हम तैयार कर रहे हैं या आपको उस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं जो हम आपको देना चाह रहे हैं, या जो जिसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया होगा प्री रीडिंग एक्टिविटीज, आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर इंटरेस्ट भी बच्चे का बढ़ता है, पूर्व ज्ञान जिसे आपने सुना होगा, जो भी आपने कोर्स किया होगा उसमें पढ़ाया गया होगा। चलिए अब क्या कहना चाहता, अ टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट्स इन प्री रीडिंग एक्टिविटी, दिस विल हेल्प। तो अगर ऐसा टीचर करती है तो उसको क्या मदद मिलती है, चलिए देखते हैं। टीचर इज समराइजिंग द टेक्स्ट, क्या वो टेक्स्ट को समराइज कर रही है, प्री रीडिंग एक्टिविटी हो रही है तो टेक्स्ट की बात कहां से आ गई, क्योंकि वहां पर वो जो पढ़ाने की उस टेक्स्ट को तो समराइज कर नहीं रही है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। और सेकेंड ऑप्शन है टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को कनेक्ट कर रही है विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर यानी जिस सीखने वाले के प्रीवियस नॉलेज के साथ अपने जो भी टॉपिक वो पढ़ाना चाह रही है उसको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब गलत है, देखने को आप देख लीजिए। लर्नर्स टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट, लर्नर्स को मेमोराइज करा रही है और फिर उसी तरह का रिप्रोड्यूस कर दीजिए, मतलब हम पहले रट्टा मरवाएं और फिर कहें आप जैसा हमने मरवाया वैसा आप लिख दीजिए, रिप्रोड्यूस कर दीजिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। बिल्कुल देखने से अगला है लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग मेमोराइज कीजिए एंड दे कम्स अक्रॉस इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज गलत हो जाएगी, आपको भी इतना सेंस होगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा। हम मेमोराइज जैसा शब्द नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम उसको सिखाने आए हैं ना कि रटाने आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा ना। तो कभी ये मत समझिए कि सामने वाला पढ़ाने वाला नया है या कैसा है, हो सकता है कि ये चीजें आज से नहीं बहुत पहले से डील करते आ रहे हैं, और इंट्रो में भी पेज लगा था आपने देखा होगा, तो आप पढ़ के देखिए, आपको खुद लगेगा कि वास्तव में जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है ऑथेंटिक है और समझाने में रिसर्च की गई है। ठीक है, चलिए। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ दिया गया है, जो कई सारी भाषाओं में फ्लुएंट होता है यानी अच्छे से बोल सकता है, उसको क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो फिर अदर वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बाइलिंगुअल स्पीकर छोड़ दिए, मोनोलॉग कुछ मतलब नहीं, जो एक भाषा दो भाषा बोलता है। लिंग्विस्ट एक वर्ड है जिसको आपको समझना चाहिए। एक ऐसा पर्सन होता है जो कैसा होता है, जो भाषा में उसकी स्ट्रक्चर उसके रूल्स यूज इनके बारे में अच्छे से जानता है। हम कह सकते हैं अ पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेजेज, जो भाषाओं का अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति को लिंग्विस्ट कहते हैं। समझिए, ये भाषाएं बोलता है, पॉलीग्लॉट क्या करता है, भाषाओं को बोल सकता है, कई सारी फॉरेन लैंग्वेजेस को बोल सकता है, लेकिन लिंग्विस्ट का काम होता है वो भाषा का अध्ययन करता है, उसमें क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, क्या रूल्स, क्या यूज, सब के बारे में वो अध्ययन करता है। तो एक तरह से उसका बहुत सारा नॉलेज उसके पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट कहते हैं। आई थिंक दोनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। बोलना और भाषा में प्रवीण होना दोनों अलग विषय हैं। ठीक है,
गीतिका, गीतिका क्लास 6 स्टूडेंट्स इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ फ्यू वर्ड्स। गीतिका जो है वो कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली मतलब सही से नहीं कर पा रही। द टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल अटेंशन, टीचर उसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, एंड हेल्प्स हर बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज, और उसकी बहुत सारी रणनीतियों के द्वारा उसकी मदद करते हैं। इन वाइगोस्की व्यू दिस काइंड ऑफ सपोर्ट, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इस तरह का सपोर्ट क्या कहलाता है। आपने सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोस्की की पढ़ी होगी सीडीपी में, तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि किस तरह से एक वेल नोन पर्सन, जो ज्यादा जानकार व्यक्ति होता है, वो जो सीखने वाला लर्नर होता है उसकी मदद करता है सीखने में। किस हद तक मदद करता है कि जब तक कि वो व्यक्ति खुद से सीख नहीं जाता है उस जगह तक उसकी मदद करता है, और बाद में अपनी मदद उसकी टेम्परेरी होती है। ये भी आपको बताया गया होगा कि ऐसी मदद कैसी कहलाती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, और वो मदद को बंद कर देता है और सीखने वाला तब तक चीज सीख चुका होता है। एग्जाम्पल सभी आपको देते होंगे, जैसे साइकिल चलाना किसी को सिखा रहे हो तो आप पीछे पकड़ोगे, बच्चा आगे बैठ के चलाएगा, और कुछ समय तक पकड़ोगे, एक बार पकड़ोगे, दो बार पकड़ोगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप छोड़ दोगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो साइकिल चलाना सीख चुका होगा। तो इस तरह की जो हेल्प है उसको वाइगोस्की सर ने उस टर्म को क्या नाम दिया है, और मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में ये चीज पूछी जा चुकी है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाड़ कहते हैं, ढांचा निर्माण कहते हैं, जिससे पाड़ बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसके फोल्डिंग होता है। बाकी डिटेल्ड इसकी जो स्टडी है वो आप सीडीपी के अंतर्गत करेंगे, जिसमें अभी तक तो शायद ये टॉपिक हमने नहीं कराया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट। ये किसकी हो गई, वाइगोस्की की होगी। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, आगे देखते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्वलन। पुनर्वलन आपने देखा होगा, स्किनर सर इसकी बात करते हैं पुनर्वलन की, चूहों पे जिन्होंने रिसर्च किया था या प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति को कोई अगर क्रिया करता है ना, इसको कोई व्यक्ति क्रिया करता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में इसका यूज किया गया है। कोई व्यक्ति अगर कोई क्रिया करता है, उस क्रिया के बाद अगर उसको जो आउटपुट है वो पॉजिटिव मिले, यानी पुनर्वलन है वो अगर पॉजिटिव मिलता है, तो क्रिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, यानी सीखने की दर तेज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा अगर कुछ अच्छा बता रहा है, आप उसको टॉफी दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, तो उसके सीखने की दर बढ़ जाएगी। वहीं पर पुनर्वलन दो तरह का होता है, पॉजिटिव हो गई, निगेटिव भी होता है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, आप उसको डंडे से मार रहे हैं, तो भी हो सकता है कि उसके सीखने की दर तेज हो जाए कि भैया मार नहीं खानी है तो पढ़ लो। तो दो तरह का पुनर्वलन होता है, ये टॉपिक का विषय है सीडीपी का। लेकिन फिलहाल आपको यहां बता दे रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को जब वो क्रिया करता है, उसका परिणाम उसको मिलता है, तो वो परिणाम उसकी काम करने की दर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, पावलोव के द्वारा, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दी गई थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी, स्किनर के द्वारा, ये स्किनर के द्वारा दी गई थी। पावलोव ने क्या कहा था, इन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या कहा था, इन्होंने कहा था अगर किसी के सामने हम एक नॉन कंडीशनल स्टिमुलस रखे हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझिए, अगर किसी के सामने एक ऐसा उद्दीपक रखा जाए जिसके प्रति सामने वाला प्रतिक्रिया करेगा, जैसे हम एग्जांपल वही वाला ले लेते हैं, खाने के प्रति वो कुत्ता जो था वो प्रतिक्रिया करता था, खाना आया तो कुत्ते के लार आती थी, उसी टाइम जब खाना आता था तो कुत्ते के लार आती थी। उसी के साथ में पावलोव सर ने प्रयोग में क्या जोड़ दिया, घंटी को जोड़ दिया, और घंटी को उन्होंने बजाया, इसके बाद खाना दिया, घंटी को बजाया, इसके बाद खाना दिया। तो कुछ समय के बाद जब खाने को हटा भी दिया और सिर्फ घंटी बजाई, तब भी कुत्ते की क्या आई, लार आई। ये भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पूरा एक क्लास इस पर होगा। हम आपको इन शॉर्ट इतना बताना चाह रहे हैं कि जब किसी चीज को, जब किसी नॉन कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में किसी कंडीशनल स्टिमुलस के साथ स्टिमुलस को जोड़ दिया जाता है, तो वो भी एक उद्दीपक का काम करने लगता है। कहने का मतलब देसी एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में बहुत सारे वहां पर जो एलिमेंट्री क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए इतने सारी खेलने की चीजें क्यों उपलब्ध होती है, क्योंकि बच्चा घर में बहुत सारे टॉयज के साथ खेलता रहता है। तो अगर वो स्कूल में सिर्फ जाएगा, बुक्स और टीचर ही उसको मिलेंगे, तो उसका मन नहीं लगेगा। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वहां पर बहुत सारी चीजों की व्यवस्था की जाती है खेलने कूदने की, ताकि बच्चा उनके साथ कनेक्ट होकर विद्यालय जाने लगे। और जब वो शुरुआती क्लास में जाने लगता है तो अपर क्लास में उसको ये सब चीजें कमी होती चली जाती है। मतलब है हम उसको विद्यालय से जोड़ने के लिए कई सारी अलग सी चीजें ला रहे थे। तो एक्चुअली हम कंडीशनिंग कर रहे थे बच्चे की विद्यालय के साथ में,
और किसके द्वारा? उन्हीं चीजों के द्वारा जो बच्चे को पहले से पसंद है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वो कंडीशनिंग है। मॉडलिंग क्या होता है? ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की। किसकी है? बंडूरा सर की है। और बंडूरा सर क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। किससे सीखता है? ऑब्जर्वेशन से सीखता है। ये 1925 में ये थ्योरी दी थी कनाडा अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे अल्बर्ट बंडूरा ने, कनाडा से अमेरिका शिफ्ट होकर, ठीक है। बाकी कुछ थ्योरीज है, हमने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, अपने आप में ये टॉपिक है, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा? स्कैफोल्डिंग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इफ देयर इज ए स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी, यदि कोई ऐसा छात्र है जो विजुअल डिफिशिएंट है, मतलब जिसके जो देखने में उसको दिक्कत है, विजुअल डिफिशियंसी है, इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी मस्ट बी फॉलोड बाय द लैंग्वेज टीचर। तो एक भाषा शिक्षक को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए अगर उसकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो देखने में दिक्कत हो रही है, जिसको थोड़ा सा असमर्थ है, सही से देख नहीं पाता, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? पहला, इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर। अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म करेंगे टीचर होने के नाते कि एक स्पेशल टीचर की व्यवस्था करें। आप सभी जानते हैं कि इस समय इंक्लूसिव एजुकेशन का जमाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमसे कहता है कि बच्चा चाहे मल्टीलिंगुअलिज्म हो, मतलब चाहे वो भाषिता के हिसाब से वो बहुत सारे बच्चे हों, चाहे वो इंडिविजुअल इंडिफरेंसेज हों उनमें, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं उनमें हो, या फिर उसमें आईक्यू डिफरेंसेज हो, इवन फिजिकल डिफरेंसेज में भी बच्चों के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं करिए, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हम तो नॉर्मल बच्चों को ही पढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल भी कहीं पर आता है तो आप तुरंत काट दीजिए, क्योंकि जमाना है किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन का, सबको साथ लेकर शिक्षा देने का। ये कट जाएगा। ट्रीटिंग हर नॉर्मली, उसके साथ नॉर्मली बिहेव करेंगे। एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना उसके साथ हम ऑडियो विजुअल ऑडियो एड्स की मदद लें, ऐसा मटेरियल उसको प्रोवाइड कराएं जो कि सुनने में ज्यादा उसको सुनने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो उसको हम सुना के चीजों को कराएं। बात समझ में आ रही होगी? तो ये चीज सही हो सकती है। आगे के ऑप्शन देख रहे, इग्नोरिंग हर एंड फोकसिंग ऑन अदर। इग्नोर तो किसी को आप कर ही नहीं सकते, ये तो आपकी बिल्कुल अथॉरिटी के अंदर ही नहीं है कि आप बच्चे को इग्नोर कर सकते हो। आप हो किस लिए? एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर्स, ये भी आप नहीं कर सकते हो कि बेटा आपकी तो आंखों में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप मत सुनाइए। दूसरे बच्चे से तो आप सुन लिया, उससे कह दिया आप आराम से बैठ जाओ, आपको तो दिक्कत ही, हम आपसे क्यों सुने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नॉर्मली ही बिहेव करना है, और वो भी उतने होशियार हो सकता है जितना कोई दूसरा बच्चा, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। और आपको क्या लगता है कि आपकी सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी यहाँ पर तैयार हो रही है? आपकी सीडीपी तैयार हो रही है, आपकी जो हिंदी की पेडागोजी है वो तैयार हो रही है, इवन आपकी मैथ की पेडागोजी तैयार हो रही है। ये कहीं पर भी यही थ्योरी चलती है, यही चीजें चलती हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है अ लैंग्वेज टीचर असेस, क्या है? असेसेस द लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड ऑफ हिज क्लास, ठीक है। मूल्यांकन कर रही है एक लैंग्वेज टीचर अपने बच्चों का, अपने क्लास का, बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बाय कंडक्टिंग वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटीज करा के वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, क्या करने के लिए? उनका मूल्यांकन करने के लिए। एंड टास्क गिवन टू देम, और उनको काम दे रही है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। बात समझिए, एक अध्यापिका, ज्यादातर तो है ना शिक्षिका की, जब शिक्षक की बात होती है तो वो छोटे बच्चों के लिए महिला शिक्षिका की ही बात की जाती है, ठीक है। तो एक अध्यापिका अगर अपने बच्चों की भाषा संबंधी लर्निंग का और प्रोग्रेस का, इन दोनों वर्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग और प्रोग्रेस का आकलन करना चाह रही है, तो वो उनके साथ वेरियस लैंग्वेज एक्टिविटी कराएगी और उनसे टास्क देगी ताकि वो असेसमेंट कर पाए। इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, असेसमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव, क्या यहाँ दोनों दिए गए? हाँ दिए गए। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सबमेटिव। फिलहाल अभी इनकी चर्चा करेंगे हम। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब आप बच्चे ने कितना सीख पाया, मतलब क्या क्या वो जानता है अभी तक, जो हमने सिखाया है उसको क्या क्या आया है, क्या क्या वो सीख पाया है, जब इस चीज का हम असेसमेंट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ये प्लान्ड असेसमेंट होता है, और इसका मतलब यहां पर टीचर किसके बीच में, जो पढ़ाया जा रहा है उस प्रोसेस के बीच में ही बच्चे का आकलन करते रहते हैं। और आकलन करने से क्या होता है कि हमें उसके बारे में इतना पता चल जाता है कि बच्चा हमारा कहां तक सीख पाया है। तो इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये
ये कैसा होता है, ये इस तरह से हम कह सकते हैं जो एनुअल एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, जब कोई विधिवत एक एग्जाम कराया जाता है और बच्चे ने जितना भी हमने उसको पढ़ाया है वो कितना कर पाया है, तो फाइनली जो आउटपुट हमें पता करना होता है वो किसके द्वारा करते हैं, हम समेटिव असेसमेंट के द्वारा करते हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पढ़ाते पढ़ाते जब आप जानना चाह रहे हैं और किसके लिए, बेसिकली ये होता है एक बेहतर बच्चे को हम फीडबैक दे पाए, फीडबैक देने के लिए, ताकि वो और सुधार कर पाए। सिर्फ बच्चे को ही नहीं, इवन टीचर को भी फीडबैक मिलती है कि हमें अपनी रणनीतियों में कहां पर और सुधार करना है ताकि उसको हम बेहतर सिखा पाए। तो इस तरह के असेसमेंट को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और समेटिव तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ ग्रेड 7 हैज टू इवेल्युएट राइटिंग स्किल्स। किस चीज का इवेल्युएशन करना है, राइटिंग स्किल ऑफ हर लर्नर्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स का करना है ग्रेड 7 के बच्चे का। Which of the following should be the objective of the test item developed by her? उस जो उसने टेस्ट डेवलप किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फिर से आप समझिए, कक्षा 7 के बच्चे का भाषा मूल्यांकन करना चाह रही है या चाह रहा है, तो उसने जो टेस्ट बनाया है उस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, है ना, यही तो पूछ रहा है जो उसने डेवलप किया। चलिए देखते हैं। और भाषा का हो रहा है, ये देख लेना, हैज टू इवेल्युएट राइटिंग स्किल्स, किसका, भाषा में भी लेखन कौशल का, किसका, लेखन कौशल का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। फिर से ध्यान रखना, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। ठीक है, द लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन। डिक्टेशन आप समझते होंगे, श्रुतलेख होता है। क्या होता है, श्रुतलेख मतलब जो बोला हुआ बच्चा लिख ले, जो कुछ बोला जा रहा है उस बोले हुए शब्दों को, वाक्यों को बच्चा हूबहू लिख ले, इस चीज को कहते हैं डिक्टेशन। तो डिक्टेशन तो होगा नहीं, क्योंकि किसी की राइटिंग स्किल्स को आप चेक करना चाहते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि बेटा जो हम बोल रहे हैं वो आप लिख के दिखा दीजिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है ना। तो कोई ऐसे लेखक ना बन जाता अगर किसी का बोला हुआ लिखता, तो बोला हुआ लिखने वाला टाइपराइटर होता है, लेखक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये गलत है। द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब अ करेक्टर ओरली। और वो जो लर्नर है वो एबल टू डिस्क्राइब करेक्टर ओरली, की वो इतना एबल है कि वो चीजों को ओरली या करेक्टर्स को ओरली बता पा रहा है। जब बात लेखन स्किल की हो रही है तो हम उसकी ओरली टेस्ट, उसको ओरली क्यों टेस्ट कर रहे हैं भाई, ओरली टेस्ट करने का मतलब ही नहीं है। दोनों अपने आप में अलग अलग स्किल्स होती है, स्पीकिंग स्किल अलग होती है और राइटिंग स्किल अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। द लर्नर इज एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड, स्पष्ट रूप से एंड सिस्टमेटिकली। जब कोई लेखक अपने विचारों को स्पष्ट और सिस्टमेटिक तरीके से लिखता है, अपने विचारों को, है ना, आइडियाज दिया है कहीं पर, एबल टू, द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज, अपने विचारों को स्पष्ट और सिस्टमेटिक वे में लिख पाए, इस तरह की अगर राइटिंग है तो वो बेहतर स्किल कहलाएगी, किसकी, राइटिंग स्किल की। ठीक है, बाकी द लर्नर इज एबल टू कंप्रहेंड द क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर। कंप्रहेंड क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर कंप्रहेंशन पावर है, यहाँ राइटिंग स्किल की बात नहीं है, मेन ही हो जाएगा लर्निंग एबल टू एक्सप्रेस आइडिया कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद द टीचर हैज टू इंगेज, टीचर को इंगेज करना चाहिए हर ग्रेड 6 स्टूडेंट, अपने ग्रेड 6 के स्टूडेंट को इन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। अभी हमने आपको प्री रीडिंग एक्टिविटी बताया था, जब पढ़ने से पहले एक्टिविटी की जाती है। अब बात आ रही है पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी में एक टीचर को बच्चे को इन्वॉल्व कर देना चाहिए फॉर इनहेंसिंग, इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए रीडिंग कंप्रहेंशन, ताकि उसका रीडिंग कंप्रहेंशन बढ़ पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड सी सिलेक्ट, कौन सा टास्क नीचे है जो उसे सिलेक्ट करना चाहिए। फिर से समझिए, एक टीचर को पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग रीडिंग कंप्रहेंशन, रीडिंग कंप्रहेंशन को अगर आपको किसी का चेक करना है और पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी द्वारा, तो हम कैसे करें। ठीक है, गिविंग डिक्टेशन, डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स दैट दे रीड इन द टेस्ट। डिक्टेशन हम बिल्कुल नहीं कराएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम आपके पिछले वाले में ही क्लियर करा चुके हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू राइट इन 7-8 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट दे हैव रेड। देखिए, बच्चों से आप वो चीज जो उन्होंने पढ़ी है उस पर 7-8 वाक्य लिखने के लिए कहिए। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जब होते हैं तो वहां पर बच्चे की क्रिएटिविटी नहीं झलकती है, आप उससे कुछ भी पूछते हैं तो एक रटा रटाया आंसर आपके सामने मिल जाता है। लेकिन जब ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात होती है तो वो बच्चे को सोचने के लिए एक पूरा स्पेस देते हैं कि बच्चा सोच के और अपनी बात को बता पाए, रख पाए। अगर कोई भी पैसेज उसने पढ़ा है,
पोस्ट रीडिंग का मतलब है पढ़ चुका है, तो कोई भी पैसेज अगर पढ़ चुका है तो उस पर उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वो 7-8 वाक्य आराम से लिख ले। और ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेड 6 का बालक है, तो हम इतना भी नहीं कह सकते कि 2 पेज आप भरिए। तो 7-8 सेंटेंस अबाउट व्हाट दे हैव रेड। आगे देखते हैं, आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज, मेमोराइज है ना, एंड राइट द मीनिंग। अब मेमोराइज करके मीनिंग लिखाओगे फिर कैसे काम चलेगा। आस्क स्टूडेंट टू कॉपी द क्वेश्चन, कॉपी कराओगे है ना, सब गलत, तो कहां हमारा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है इसको भी आपको हम बताएंगे। पीयर रिव्यू इज अंडरस्टूड एज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट राइटिंग प्रोसेस। द पर्पज ऑफ पीयर रिव्यू इज टू। पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर माने क्या होता है? जो आपके साथ पढ़ने वाला होता है उसको पीयर कहते हैं। आपका सहपाठी साथी को भी पीयर ही कहा जाता है, ठीक है। पीयर प्रेशर एक वर्ड होता है कि जब बच्चा अपने साथ वाले बच्चा उसका जब अच्छा प्रोग्रेस कर रहा होता है तो किसी ना किसी बच्चे पे जो मेंटली थोड़ा सा वीक होता है उस पर एक प्रेशर आ जाता है कि अरे हमारे साथ का बच्चा तो ए ग्रेड पा रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, तो उसे पीयर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वो एक अलग टर्म है, फिलहाल बात हो रही पीयर रिव्यू की। तो जब रिव्यू आपके साथ के बच्चे के द्वारा, यानी आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त फ्रेंड के द्वारा किया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका वो रिव्यू कर रहा है, देख रहा है कि आप सही पढ़ रहे हो या गलत कर रहे हो। टीचर ये एक्टिविटी कराता भी है, जो कुछ ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं तो उनका यूज करता है, क्योंकि है ना भाई, एक 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 जो हेल्दी क्लास क्या होगी, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्या होगा, जहां पर आप मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज कर पाओ। तो अगर एक बच्चा बहुत अच्छा है तो उसके रिसोर्स को आप यूज कर पाओ और बाकी स्टूडेंट को भी उसकी मदद मिले, है ना, तभी तो एक कोई बात होगी। और वरना तो फिर उसके होशियार होने से क्या मतलब, उसी को अगर आप आगे ले जाते रहोगे। तो फिर यहाँ पर ये कह रहा पीयर रिव्यू है जनरल स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट, ठीक है। क्या करना चाहिए? रिव्यू इनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ दियर पीयर। जो पीयर रिव्यू है ये क्या करता है, पर्पज इसका क्या है ना, ये पूछ रहा है पर्पज क्या है। तो पर्पज क्या ये होगा बताना जरा। इनकरेज माने इनकरेज करता है, इन फाइंडिंग फॉल्ट गलतियां निकालने में, ऑफ देयर पीयर, क्या जो पीयर्स होते हैं वे अपने दूसरे साथी की गलतियां निकालने के लिए उनको इनकरेज करता है। जब बात इनकरेज की हो जाएगी तो वहां गलतियां किसी का इंकरेजमेंट कैसे कर सकती है और उससे किसी को फायदा ही क्या मिल सकता है, और हमारे क्लास को भी क्या फायदा मिलेगा, किसी बच्चों को भी क्या फायदा मिलेगा जब आप गलतियां सिर्फ निकालेंगे। गलतियां निकालना बड़ी बात नहीं होती है, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको हम सही कैसे करें। ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक, ठीक है, फॉर्मेटिव फीडबैक हम प्रोवाइड कराएं टू दियर पीयर्स, अपने पीयर्स को, विच फर्दर हेल्प द देम टू इंप्रूव दियर ड्राफ्ट। जो भी वो बना रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं उसको और बेहतर करने के लिए एक फीडबैक मिले उनको, और किसके द्वारा? पीयर्स के द्वारा। यही इसका उद्देश्य होता है। तो बिल्कुल सही ये ऑप्शन है। बाकी सी देख लेते हैं। हेल्प द टीचर इन इवेल्युएशन ऑफ राइटिंग ऑफ स्टूडेंट। जब पीयर यानी सहपाठी कर रहे हैं तो टीचर को हेल्प किस तरह से मिलेगी कि वो स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को मापे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बी एबल टू कनेक्ट आइडियाज एंड बिल्ड पैराग्राफ्स ऑफ द राइटिंग। बिल्कुल गलत है, पैराग्राफ राइटिंग के कुछ भी नहीं है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है। पैराग्राफ और दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर, एक स्किल्ड रीडर बनने के लिए रिक्वायर्स लर्निंग टू रीजन। किस चीज की जरूरत होती है? उद्देश्यपूर्ण अधिगम की। लर्निंग टू रीजन, उद्देश्यपूर्ण अधिगम की। अबाउट रिटन मटेरियल, जो भी रिटन मटेरियल है उसकी। यूजिंग नॉलेज, नॉलेज का प्रयोग करते हुए। फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जो दिन मतलब प्रत्येक आपके जो व्यवहारिक जीवन की गतिविधियां होती हैं उनके। एंड फॉर्म डिसिप्लिन फील्ड, और एक ऐसा डिसिप्लिन फील्ड तैयार हो ऑफ स्टडी, अध्ययन के लिए। सो इट कैन बी सेड दैट स्किल रीडिंग इज। तब हम एक स्किल रीडिंग को किस तरह से कहेंगे या उसको क्या बुलाएंगे? तो फ्लुएंट का कोई मतलब नहीं है, कंस्ट्रक्टिव बुलाएंगे। फिर से समझिए, भाषा एक उद्देश्यपूर्ण अधिगम क्या मांग करता है कि हम रिटन मटेरियल हो उसको, अपने नॉलेज को कैसे यूज करें ताकि एवरीडे लाइफ ऑफ फॉर्म डिसिप्लिन, ताकि जो हमारे दिनों दिन की दिनचर्या या व्यवहारिक जीवन है उसके उस फ्रॉम एवरीडे लाइफ एंड फ्रॉम डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी, और जो हमारा डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी है वहां से हमें एक क्या मिले? बेहतर यूज करने को मिले। सो इट कैन बी सेड दैट स्किल रीडिंग क्या होती है? स्किल रीडिंग होती है कंस्ट्रक्टिव, एक जो बनाने वाली होती है, जो रचनावादी होती है, जो विस्तृत होती है, ठीक है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए लगभग कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके इसी 15 क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? मल्टीलिंगुअल क्लास होता है जहां पर बहुभाषिता,
क्या होता है, बहुभाषिता, जहां पर एक से अधिक भाषाओं बोलने वाले बच्चे या उनका ग्रुप होता है। तो इस तरह की क्लास जो भाषा समृद्ध होती है उसको हम एक मल्टीलिंगुअल क्लास कहते हैं, और इस अवधारणा को मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, जी, बहुभाषिता कहते हैं। बहुभाषिता इंक्लूसिव एजुकेशन का ही हिस्सा है। मतलब इस तरह की क्लास में बच्चों को मौका मिलता है कि वो दूसरे की भी भाषा को सीख सकें, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स वहां पर उपलब्ध होते हैं उनके दोस्त और साथी के रूप में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, कि कक्षा के लिए ये एक संसाधन का काम है, तो ये कौन सा उनमें से निम्नलिखित में सही नहीं है, तो हमें गलत वाला ढूंढना है। बाकी मल्टीलिंगुअलिज्म तो एक संसाधन ही है। देखते हैं पहला, टीचर्स रेस्पेक्ट डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास। टीचर ही रेस्पेक्ट करता है जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर होता है, मतलब एक विविधता होती है भाषा जानने वाले लोगों की, कक्षा में उनका टीचर सम्मान करता है, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीचर ही सम्मान नहीं करेगा तो फिर बच्चे उसमें क्या ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेविएशन आर सीन एज टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेविएशन है, जो अब आप भी समझिए, भाषा ही किसी की संस्कृति और भाषा ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। मतलब अगर वो अलग अलग भाषाओं से है तो उनकी संस्कृतियां भी अलग अलग हो सकती है, या उनमें डेविएशन फर्क हो सकता है। फिर ये क्या कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, ये कह रहा है कि एक टूल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, जब आप एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम में होते हैं तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितनी कुछ अच्छी बातें निकल के आती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। टीचर गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीयर इंटरेक्शन इन क्लास। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि पीयर आपस में इंटरेक्शन कर पाए। वही बात आ गई ना, डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन आर नीदर टॉलरेटेड नॉर यूज्ड इन क्लास। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कक्षा में, और ना ही इसको यूज किया जाना चाहिए। यही ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितने आराम से, कितने अच्छे अच्छे तरह से क्वेश्चन लग रहे हैं, और आपको भी लग रहा होगा ये तो 15 आप भी कर देते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि कुछ भी हमने आपको नया बता नहीं दिया है, वो सब कुछ है जो आप जानते हो। बस हमने पहले ही बताया था कि लैंग्वेज जो है वो हमें समझनी है। क्वेश्चन की अगर हमें लैंग्वेज एक बार समझ में आ जाए पेडागोजी में, फिर चाहे वो पेडागोजी हिंदी की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे इसकी हो, किसी की भी हो, आराम से आप कर सकते हो इसको, क्योंकि टर्म्स लगभग वही सब यूज होते हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, आपकी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या कहती है, और हमारा पूरा ढांचा जो है वो सब क्या कहता है एनसीईआरटी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5 5th प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज। कक्षा 5 का जो टीचर है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डिसाइड फॉर देम सेल्फ, जहां पर स्टूडेंट ही अपने लिए डिसाइड करते हैं वेदर देयर प्रोग्रेस और लैंग्वेज use is good or not. This type of assessment is referred to as। जब छात्र ही अपनी असेसमेंट करता है और वो ये देखता है कि हमने अच्छा भाषा में किया है या नहीं कर पाए हैं, तो इस तरह के असेसमेंट को क्या कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। इस तरह के असेसमेंट को कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, बाकी पीयर असेसमेंट हमने आपको बता दिया, जब आपके दोस्तों द्वारा किया जाता होता। सबमेटिव असेसमेंट भी बता दिया है, जो एट द लास्ट पॉइंट पे असेसमेंट किया जाता है कि ओवरऑल बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है। उस तरह के असेसमेंट को सबमेटिव कहते हैं। फॉर्मेटिव भी हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, जो बीच में चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट इज। ऐसी कौन सी राइटिंग है, अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन एंड इल्यूमिनेट फैक्ट, जिसमें फैक्ट्स इल्यूमिनेट होते हैं, यानी फैक्ट उजागर होते हैं, ऐसी राइटिंग को क्या कहते हैं, तो इस तरह की राइटिंग को कहा जाता है एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्या कहते हैं इसको, एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं, जहां पर फैक्ट्स आते हैं, चीजें एक्सपोज होती हैं, निखर के सामने आती हैं। ठीक, अब समझते हैं इन चारों का मतलब। बस 1 मिनट का क्लास बचा है, आप आराम से देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, जब आप किसी विषय के बारे में इतना लिखो कि पढ़ने वाले के दिमाग में एक इमेज बन जाए। क्या बन जाए, एक इमेज क्रिएट हो जाए, आपके पूरे सेंसेस काम करें, तो इस तरह की राइटिंग को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। जब आप सब कुछ लिखो उसके बारे में तो वो हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। पर्सुएसिव राइटिंग क्या होती है, ऑप्शन इसलिए डिस्कस किए हमने सभी क्वेश्चंस के कि अगर आप कभी भी दो और इस तरह की पूरी नॉलेज आपको होगी, तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी आएगा तो आराम से, और ऑब्वियसली घुमा के ही आएगा, टॉपिक यही रहेंगे लेकिन क्वेश्चन तो बदल के ही आएगा, तो कम से कम आपको सब कुछ पता होगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है,
परसुएसिव राइटिंग क्या होती है? जब लिखने वाला पढ़ने वाले को कन्विंस करना चाहता है जो भी वो लिख रहा है उसके प्रति, यानी कन्विंसिंग राइटिंग को ही हम क्या कहते हैं? परसुएसिव। वैसे भी परसुएड माने मनाना, बहलाना, फुसलाना होता है, तो परसुएसिव राइटिंग कहलाती है जब लिखने वाला पढ़ने वाले को अपनी बात के लिए कन्विंस कर रहा है, उसको मनाने के लिए उसकी फीलिंग्स उसको टच कर रहा है, ऐसी चीजें लिख रहा है जो उसके हर्ट को टच कर रही हैं, मतलब जो वो देखना चाहता है। उस कहते हैं ना, ये मूवी ऐसी बनी है कि देखने वाला जो देखना चाहता है उसको वो मिल रहा है। मतलब अगर 4 तरह के लोग गए तो सबको सब कुछ मिला, कॉमेडी वाले को कॉमेडी मिला, फाइट वाले को फाइट मिली, रोमांस वाले को रोमांस मिला। तो ये टच करना होता है ऑडियंस को। उसी तरह की राइटिंग को क्या कहते हैं? परसुएसिव राइटिंग कहते हैं। नरेटिव राइटिंग, जब नरेटिव से आप मतलब ही समझ रहे होंगे, जब किसी की बात को, किसी चीज को एज इट इज प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नरेटिव राइटिंग कहते हैं, है ना। नरेशन आप समझते होंगे, किसी चीज को वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक, इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। हमें लगता है आपने इनको अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, और ये आपकी जरूर मदद करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रीजन है, हम आपको सीटेट से रिलेटेड बढ़िया से बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है आपको डिफरेंट टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट से हों, उनको देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।